हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीजी टेट 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता है, जो कि क्लास 1 से 5 के टीचरों के लिए होता है, तो उसके मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे, तो आज हम 2019 पीवाईपी 2019 मतलब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर 2019 के मैथ्स के मॉर्निंग शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर कमेंट्स कर देंगे। और इससे पहले भी हमने 2022 में जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस पेपर के जो मैथ्स के पोर्शन हैं मॉर्निंग शिफ्ट के, उनको हमने सॉल्व किया था। और जिन्होंने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है, तो उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल कर देंगे, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 2019 के क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन। तो पहला क्वेश्चन हमारा 91 नंबर है ना। जो पोर्शन रहता है वो 5 पोर्शन में रहता है, 30 क्वेश्चंस का, जिसमें हमारे मैथ्स पोर्शन है वह 91 से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन हमारा ये आ रहा 91 नंबर आएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 3, 4 एंड 5। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो देखो, कभी भी इसके लिए तो हमारा एक हेरोन्स फार्मूला होता है जब हमें साइड पता नहीं होता है। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पर, ये क्या ले लेते हैं अपन, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो दिया है इसके साइड का, तो एक ले लेते हैं 3x, उसके बाद ले लेंगे एक को 4x, और एक को ले लिया हमने क्या, 5x। तो जब भी आपको बेस और हाइट नहीं दिया है, ट्रायंगल में तीनों साइड दिए हैं, तो उसका हेरोन्स फार्मूला लगता है, हेरोन्स का सूत्र लगता है, हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला में कहता है कि सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। तो 4x प्लस 5x और डिवाइडेड बाई, सेमी का मतलब होता है अर्ध, आधा। ठीक है, अर्ध परिमाप, तो डिवाइड बाई 2 करोगे। परिमाप माने तीनों भुजाओं को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। क्लियर हो गया। तो कितना आ गया, 3, 4, 7, 12x बटे में 2। ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 6x। अब हीरोन्स का जो फार्मूला कहता है, एरिया निकालने का फार्मूला होता है, एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस कितना, सी। ये एस क्या चीज है, एस होता है जो सेमी पेरीमीटर है, यही एस। तो इसके जगह में रख दीजिए 6x। ए बी सी क्या है, ए बी सी जो साइड्स हैं वो हैं। ठीक है, मतलब ये ए है, ये बी है, और ये क्या है हमारा, सी है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू। तो 6x माइनस 3x, एक बार 6x माइनस 4x, और एक बार 6x माइनस कितना, 5x। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास, और एरिया दे दिया हमको 216, 216, तो रख दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर आ गया मेरा अंडर रूट 6x, इंटू में कितना आ गया 3x, इंटू में कितना आ गया 2x, और इंटू में कितना आ गया x, इक्वल टू 200 कितना आ गया, 16 आ गया। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये 3 दूने 6 हो गया, 6 का पेयर है इसलिए 6 बाहर निकल जाएगा। एक्स का एक पेयर हो गया और एक और पेयर हो गया। तो जितना पेयर बनते जाता है, एक्स कितने बार हो गया, 2 बार, तो कितना आ गया 216। यहाँ से हम 6 को कैंसिल करेंगे, कितने बार में जाएगा, 36 बार में। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल 36 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, एक्स की हमने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज का परिमाप,
मतलब पेरीमीटर आप ट्रायंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो तीनों साइड को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या रहेगा, 3x प्लस 4x प्लस कितना, 5x। तो चलिए लिखते हैं कितना आ गया, 12x। x की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू है 12, इंटू में कितना आ जाएगा 6। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा 72, ठीक है। तो ये 72 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, है ना। हमारे लिए 92 क्वेश्चन नहीं है, मतलब उस पेपर में वो क्वेश्चन नंबर 92 था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, ये हमारा है वो थ्योरेटिकल है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकनेक्टेड टू अदर्स। यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का गुणन, किसी प्राकृत संख्या का घात ज्ञात करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सभी का रिलेशन क्या है, प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या लिखा हुआ है, मतलब ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो असंबंधित है, मतलब तीनों तो एक दूसरे से संबंधित है, तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है, मतलब जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये हमारा क्या है, मूर्त, अमूर्त, एंड बी, बोथ, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। जो क्षेत्रफल निकालने की जो संकल्पना है वो मूर्त और अमूर्त दोनों ही चीज है। क्लियर हो गया बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सी संकल्पनाएं अधिक अमूर्त हैं, ठीक है, संकल्पना दिया गया है, और कौन सी संकल्पना है जो ज्यादा अमूर्त है ना, एब्स्ट्रैक्ट है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर है ज्यामितीय, बीजगणितीय, संख्यात्मक, सभी समान रूप से अमूर्त हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजगणितीय। जो बीजगणितीय संकल्पना है वह अन्य की तुलना में ज्यादा क्या है, अमूर्त है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए ये है हमारा 95 नंबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 गुणा 12 गुणा 8 सेंटीमीटर नाप की कितने ईंटें लगेगी यदि दीवार का 10% हिस्सा मसाले से भरा हो, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि दीवार है ना। तो याद रखेंगे कभी भी हमारे पास जो रहता है, कभी भी नंबर, ईंटों की संख्या, टाइल्स की संख्या जब ऐसा निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो वॉल्यूम, एरिया को एरिया से, लेंथ को लेंथ से और वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक क्या है, दीवार है, समझ लीजिए, ठीक है। एक दीवार बना लेते हैं। दीवार में क्या रहता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रहेगी, ठीक है। हमने एक दीवार बना दिया। और इसमें छोटे छोटे क्या लगाने हैं, ईंट लगाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये पूरा एक बड़ा सा कमरा रहता, इसमें छोटे छोटे ईंट को भरना होता, तो आप क्या करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो बड़ा वाला वॉल्यूम है, बड़ा वाला आयतन है, उसमें छोटे वाले आयतन को क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितने बार ऐसी करते करते वो पैकिंग करेगा, वो हमारा निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लेकिन एक और चीज दे दिया है कि 10% उसमें का दीवार का मसाला से भरा हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 90% जो दीवार है उसमें ईंट का प्रयोग हुआ है और 10% में क्या है, मसाला भरा हुआ है,
ठीक है, तो हम पूरे 100% मतलब पूरे दीवार को नहीं लेंगे, दीवार का केवल 90% ही लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ईंटों की संख्या ले लेंगे। तो आयतन कैसे होता है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक, इसमें एक और समस्या है, समस्या यह है कि यहाँ पर जो दिया गया राशि है वो मीटर में है, लेकिन यहाँ पर प्योर क्या है, सेंटीमीटर है। तो सबको सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो चलिए, लंबाई 24 मीटर है, तो इसे 24 गुणा क्या कर लेंगे, 100। ये हो गया लंबाई। चौड़ाई 8 मीटर है, तो 8 गुणित क्या कर लेंगे, 100। और ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो मोटाई है ना, वह सेंटीमीटर में ही है, जो कि 60 दिया है, तो उसको नहीं बदलेंगे। अब ये तो दीवार मसाला सहित है, लेकिन इसका आपको केवल लेना है 90%, क्योंकि 90% में ही ईंट है। तो का ले लेते हैं और 90%, ठीक है, क्योंकि 10% मसाला भरा हुआ है, मतलब 90% में ही क्या भरा हुआ है, ईंटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उससे एक ईंट का जो आयतन है उससे भाग कर लेंगे। एक ईंट का आयतन मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 24 गुणित 12 गुणित कितना, 8। चलिए 24 से 24 कैंसर, ठीक है, 8 से 8 क्या हो गया, कैंसर। शायद हम 60 और 6 दोने कितना हो गया, 12 हो गया। 2 एकम 2 और 2 का 45% आ गया। जब भी परसेंट वाली बात है उसको नंबर बनाएंगे तो बटे में 100 करना पड़ता है। परसेंट, प्रतिशत, 100 में कितना, तो हमारे पास आ गए यहाँ पर 100 बचा, यहाँ पर और 100 बचा, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 45% बचा, मतलब 45 बटे आप क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो ये 0, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा राइट आंसर देगा 45 रहेगा। और इसमें 2 जीरो और इसके पास 1 जीरो है, मतलब 3 जीरो आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये राइट आंसर, मतलब कितने ईंट की जरूरत पड़ेगी, 45,000 ईंट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा 96 नंबर का। बोला है एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक आयताकार क्षेत्र है भैया, ठीक है, आयताकार मतलब जिसके आमने सामने की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर है। ये इसके बराबर रहेगा और ये इसके बराबर, ठीक है। अब क्या बोला है, मान लेते हैं हम, ठीक, कि ये क्या है, हमारा जो लंबाई है वो उसके चौड़ाई का, ठीक है। अच्छा लिखा है आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई से, लंबाई का 60% है, मतलब लंबाई जितना लेंगे उसका 60%। ठीक है, तो अगर मैं इसको ले लिया, मैंने एक्स ले लिया, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, 60%। एक्स का 60, किसी का 60% माने वो 3/5 भाग, मतलब इसको हम 3/5 एक्स ले सकते हैं। ठीक है, कितना ले सकते हैं, 3/5 एक्स। तो ये हमारा एक्स है, तो ये सामने वाला भी एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3/5 एक्स हो जाएगा। अब परिमाप, परिमाप माने चारों भुजा को मिलाकर या चारों साइड को मिलाकर, इसके लिए सूत्र होता है, लेकिन एकदम साधारण भाषा में समझिए। मतलब एक्स को 3/5 एक्स से किया, वैसे ही एक्स और 3/5 एक्स ही रह रहे, मतलब कितने बार ले लिया मैंने, उसको 2 बार ले लिया, तो ये चारों का निकल गया। और चारों मिलाकर कितना है बोल रहा है भैया, 800 परिमाप है बोल रहा है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम आएगा, जो लघुत्तम आएगा वो हो जाएगा 5, 5 एकम 5 और 3 कितना होगा, ये 8x, अगुणित में क्या रहेगा, 2, बराबर कितना हो जाएगा, ये 800। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे x का मान। x का मान आ जाएगा मेरा 500, सॉरी 800 गुणित में 5 बटे 8 दोने कितना आ गया, ये 16, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 50 बार में जाएगा, 5 पचे 25, 250। माने x का मान कितना आ गया, 250। अब देखो एरिया, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को कितना माना था मैंने,
एक्स गुणित चौड़ाई को कितना माना है मैंने, या मिला कितना मिला मेरे को, 3/5 एक्स। तो चलिए एक्स की वैल्यू रख देते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू आ गई 250 गुणा 3/5 गुणित 250। ठीक है, तो 5 से कितने बार में जाएगा, 5 पचे 25। ठीक है, 25 पंचे कितना होता है 125, और डबल जीरो रहेगा, और इंटू में कितना रहेगा 3 रहेगा। 125 या 375 होता है, और डबल जीरो। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि यही चीज 3 बार है ना। 3 बार है बोलने का मतलब क्या हो गया, मतलब समझ लो वही चीज 3 बार है। मतलब इसको लिख सकते हैं 658 पूरे की घात कितना लिख सकते हैं 3, बीच में क्या हो जाएगा माइनस 328, 3 बार है मतलब 328 पूरे घात कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पर भी आप जरा देखेंगे, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास 658 है, वो 2 बार गुणा है, बीच में 658 गुणित कितना है 328 है, बीच में क्या लगा है प्लस, सब प्लस है, और ये लास्ट में क्या दिया है 328 है, वो कितने बार है 2 बार है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला ये कहता है कि अगर a का पावर 3 माइनस बी का पावर 3 अगर रहे, ये फार्मूला होता है a माइनस बी। चलिए इसको लिख लेते हैं, फार्मूला पहले a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर। अगर मैं इसको नीचे की ओर ले जाऊं, मतलब a पावर 3 माइनस बी पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या ले जाऊं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बच जाता है केवल a माइनस बी। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए ये a है और ये b है। ठीक है, ये a स्क्वायर है समझ लो, है ना, ये a इंटू बी है, ये क्या है बी स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल a माइनस बी। ए बोलने का मतलब क्या है 658 माइनस 328, और जो कि आंसर दे देगा आपका, कितना आंसर दे रहा है आपको 350, सॉरी कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 है। ठीक है, तो 98 में क्या दिया हुआ है, अपन पहले इसको रीड कर लेते हैं। विद्यार्थियों को शेषफल की संकल्पना को समझने का सबसे प्रभावकारी तरीका है ना। तो क्या तरीका है हमको बताना है, शेषफल वाले चीज को समझने के लिए, शेषफल की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर प्रत्येक समूह के में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है, लकड़ी की छड़ के टुकड़ों में खंडित करना, स्वाभाविक संख्या को किसी छोटी स्वाभाविक संख्या से वास्तविक संख्यात्मक विभाजन द्वारा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर समझिए, इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है, समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके उनके समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को क्या करके बदल कर तथा दर्शाना कि घन क्या है समूह में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अप्रोप्रिएट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लकड़ी के टुकड़ों को खंडित करने का मतलब ऐसा, अगर बराबर देखो खंडित करना मतलब अगर छोटा बड़ा तोड़ दिया तो भाई, छोटा बड़ा तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो शेषफल की संकल्पना उसको समझ में
नहीं आएगी, क्योंकि जब भी भाग करते हैं अगर यहाँ पर लिखता बराबर टुकड़ों में अगर खंडित करना है ना, तब वो क्या होता ज्यादा उचित रहता है ना। तो यहाँ पर देखो समान आकार के लिख दिया है कि कुछ घनों को इकट्ठा करके उनका समूह बनाकर प्रत्येक समूह में घनों को संख्या को क्या कर बदल कर, ठीक है, उनको क्या करना है दर्शाना, तथा दर्शाना कि घन क्या है समूह में नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 99। किसी एक रकम का 7 साल बाद, है ना, आपको समय दे रहा है यहाँ पर साधारण ब्याज और प्रश्न आता ही है 1750 है। यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो कितना ब्याज, कितना अधिक ब्याज उस रकम पर क्या होगा जी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखो 20% अधिक हो साधारण ब्याज, है ना, तो पहले जितना था उसका क्या करना है जी 20% अधिक लेना है। तो क्या आएगा इसका आंसर हमारा। अब देखो भैया यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समझने के लिए हम पहले यहाँ पर समझाते हैं। एसआई मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित क्या है समय बट्टे में क्या होता है जी 100। ये तो होता है, जो जो दिया है वो लिख लो। देखो कभी भी क्या होता है जब कोई चीज निकालना, यहाँ पर देखो 4 अज्ञात है समझो SIPRT, इनको समझने और जानने के लिए 3 चीजों का देना बहुत जरूरी है। अगर 3 चीजें नहीं दिया है तो एक दूसरा परिस्थिति देना जरूरी है। अगर 7 साल 5 साल में इतना हो जाता तो ऐसा कुछ देना पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या दिया है हमारा साधारण ब्याज किसी एक रकम का साधारण ब्याज दे दिया है 1750। चलिए लिख देते हैं 1750। ठीक, नेक्स्ट लिख देते हैं मूलधन पता नहीं हमें, गुणित दर, दर भी नहीं पता। पहले का बोला है अधिक हो, तो पहले तो नहीं पता ना कि कितना उसका साधारण ब्याज है। ठीक है, कितने प्रतिशत से वो ये कर रहा है हमको नहीं मालूम। तो चलिए मान लेते हैं इसको आर, गुणा में कितना ले लिया मैंने समय दे दिया उसका 7 साल, बटे में कितना आ गया 100। अब यहाँ पर देखो दो दो अज्ञात है, ना तो मूलधन पता है ना कुछ भी कहीं। ठीक है, तो चलिए मूलधन तो बदलेगा नहीं, तो मूलधन नहीं बदलेगा तो हम ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर 7 एकम और 7 का कितने बार में जाएगा ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 सत्ते कितना होता है 175। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा 0, तो P गुणित R, चलिए इसको अपन ले लेते हैं 25,000। ठीक, अब R क्या बोल रहा है 20% क्या करना है जी अधिक करना है, हमें टाइम पूछा है। तो अगर चाहें तो P बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए P का मान नहीं बदलेगा, हम लिख सकते हैं 25,000। ठीक, बटे में कितना लिख दिया मैंने R ले लिया। एक नया परिस्थिति है जिसमें SI हमको निकालना है, कितना अधिक आएगा ये निकालना है। तो चलिए इसका मतलब अब अधिक कितना आ रहा है ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही तो निकालना पड़ेगा ना। चलिए मूलधन के जगह में लिख लिया मैंने 25,000, बटे में कितना लिख लिया R, गुणित दर, दर क्या है पहले से 20% ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब क्या रहेगा R प्लस कितना हो जाएगा 20, गुणित समय। ठीक है, यदि साधारण ब्याज अधिक हो तो कितना ब्याज रहे 7 साल ही ले लेते हैं। चलिए बटे में कितना लेना है मुझे 100। अब एक बात बताओ भैया, ये आज जब तक ज्ञात नहीं रहेगा आप कैसे जानोगे सही कितना आएगा। मतलब इसको सीधी सी बात है क्या नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर पूरे ऑप्शन में कोई ना कोई नंबर होता मतलब उसका सॉल्यूशन निकलता, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल ज्ञात नहीं किया जा सकता। देख लीजिए क्योंकि आर है, जब तक आर नहीं पता रहेगा आपको ऐसा ही पता कैसे चलेगा, और ऐसा ही नहीं पता चलेगा तो ये पता कैसे चलेगा कि कितना ज्यादा लग रहा है। तो सीधी सी बात है इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, मतलब एक परिस्थिति और देना पड़ता। चलिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पर क्या दिया है, किसी संख्या को 432 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 18 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले तो देख लीजिए
क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 342 को किसी संख्या से, पता नहीं कौन संख्या है, ठीक है, भाग दे रहे हैं, वो भी पता नहीं कितने बार आया है, लेकिन उसका शेषफल कितना आया, 47। ठीक है, अब उसी को 342 को ही, अच्छा किसी संख्या को 342 से भाग दे रहे हैं, तो एक मिनट थोड़ा सा, कोई संख्या है यहाँ पर, चलिए कोई संख्या है मेरे पास, इसको कितना से भाग दे रहे हैं भैया, 342 से। ठीक है, तो कितना प्राप्त हो रहा है, अभी पता नहीं कितने बार आया, लेकिन शेषफल में कितना बचा दिया उसने, 47 बचा दिया। ठीक, अब इसी संख्या को इससे भाग देना है, 18 से भाग देना है, किससे भाग देना है जी, 18 से भाग देना है। 18 से भाग देने पर कितने बार में भी जाए हमको कोई मतलब नहीं है, कितना शेष बचेगा ये हमको क्या करना है, फिर से निकालना है, शेष निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक ट्रिक है कि ये जो 342 है इसको पहले 18 से भाग दे के देखो, 18 एकम 18, कितना बच गया, 18 निया 100, कितना हो गया 62। मतलब पहले जिससे हम भाग दे रहे थे, बाद में जिससे भाग दे हैं देना है, दोनों एक दूसरे को पूर्ण तरीके से भाग दे देते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो शेष फल है ना उसी को भाग दे देना है आपको, किससे, जिससे बाद में भाग देने को कहा गया है। तो 18 दोनों कितना हो गया 36, और कितना शेष आया 11, तो जो शेष बचेगा ना वही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से अगर उसी संख्या को 18 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये शेषफल कितना देगा आपको, 11 देगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा एक बार भाग दिए इतना शेषफल, दूसरे बार भाग दिए उतना शेषफल अगर दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, जिससे बाद में भाग देना है ना, और जिससे पहले भाग दिए थे उसको भाग दे के देखेंगे, और देखेंगे कहीं के पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट गया तो जो शेष फल है ना उसको जो बाद वाली संख्या से क्या कर देना है, भाग दे देना है। क्लियर हो गया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही आ गया एक फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बहुत ये बार बार आते रहता है, लाभ प्रतिशत। मतलब आप सीधी समझ लो, क्रय मतलब खरीदा और विक्रय मतलब बेचा, मतलब 4 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेच रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं उदाहरण के लिए, है ना। वैसे अनुपात और संख्या में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए अगर ये समझते, और ये आप समझो कि किसी ने 4 रुपए में खरीदा और उसे कितना में बेच दिया जी, 5 रुपए में, मतलब भैया फायदा हो गया कितने का, 1 रुपए का। तो लाभ का प्रतिशत, फायदे का प्रतिशत चाहिए, तो भैया फायदा कितना हुआ वो देखते हैं, बटे कितने में खरीदा था उसके हिसाब से देखेंगे, तो कितने में खरीदा था 4, और गुणित में क्या लगा लेंगे 100%, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 कापियों को बेचकर एक विक्रेता को 4 कापियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। 12 कॉपी को बेचकर, बेचकर मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो चलिए मान लेते हैं एक कॉपी का विक्रय मूल्य है ना कितना हो रहा है, एक कॉपी का विक्रय मूल्य, एक कॉपी का विक्रय मूल्य मैंने एक्स ले लिया, ठीक है, तो 12 कॉपी का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास 12x, 12 कॉपी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12x। अब मेरे को जो लाभ हो रहा है वो 4 कॉपी के बराबर है, तो 4 कॉपी का कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। मतलब मैं 12x में बेचने पर
मुझे 4x का क्या हो रहा है जी, फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा खरीदी, ठीक है, 12 कॉपी की खरीदना याद रखेंगे। चलिए ठीक है, 12 कॉपी की खरीदी, यहाँ पर जो निकलेगा वह 12 कॉपी का होगा। ठीक है, तो 12 कॉपी का खरीदी मूल्य, खरीदी मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे पास, 8x हो जाएगा। ठीक, मतलब मैंने 12 कॉपी को 8 में खरीदा था, 4x का फायदा हुआ, तो 12x में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो एक कॉपी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ऐसा एक कॉपी का क्रय मूल्य 8 बटे कितना हो जाएगा, 12x। मतलब ये कितना हो जाएगा, दोनों, और ये कितना हो जाएगा, 3, मतलब 2/3x में खरीदा और कितने में बेचा। ठीक है, तो अपन ये देख लेते हैं यहाँ पर, इसको अगर चाहें तो बिना एक एक कॉपी का निकाले बिना भी आप निकाल सकते हैं। देखो, क्योंकि जो फायदा है ना 12 कॉपी के हिसाब से है। ठीक है, अब 12 कॉपी का जो खरीदी मूल्य है वह कितना है, 8x। ठीक है, तो सीधी सीधी बात कर सकते हैं अपन, लाभ प्रतिशत बराबर 12 में कितने का फायदा हुआ, 4x का। ठीक है, ठीक, और 12 कॉपी का खरीदी मूल्य कितना है, 8x, गुणित में कितना, गुणित में आपका कितना हो जाएगा, 100%। ये कितने बार में जाएगा, दोनों बार में, तो कितना हो गया मेरा, 50। तो सीधी सी बात है, इसे 50% का फायदा। सीधी सीधी सी बात है भैया, 8 का डेढ़ा क्या होता है, 12, तो डेढ़ा फायदा हो रहा है, डेढ़ा फायदा हो रहा है, मतलब 100 का डेढ़ा कितना हो गया, 150, माने 50% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ऐसा भी आप एकदम इजी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये कक्षा एक स्तर के छात्रों को समझने के लिए, ठीक है, कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है, विभिन्न संख्याओं के लिए संकेत का उपयोग, संख्याओं की गणना करना, संख्याओं का योग करना, और उपरोक्त क्या जी, सभी। तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सबसे अधिक कठिन संकल्पना। तो विभिन्न संख्याओं के लिए क्या करना है, संकेत का क्या करना है, उपयोग करना। ठीक है, विभिन्न संख्याओं के क्या है, के लिए संकेत का क्या करना है, उपयोग करना। उनके लिए क्या हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगा, अधिक कठिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 104, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए, सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए, स्वयं सिद्ध को प्राथमिक स्तर पर सीखना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो ये जो सारी चीजें हैं, है ना, कोई भी इनमें से क्या है जी, सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है, यह संख्या 67 का प्रतीक संकेत है, 6 का स्थानीय मान 60 है, यह तो बिल्कुल सही है, 7 का स्थानीय मान 7 है, बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं तभी लगाना है जब कोई भी एक भी सही नहीं रहेगा। लेकिन दो तो ऑलरेडी सही है, मतलब ये भी नहीं आएगा, तो अब बचा कौन, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला ही क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रतीक जो है या संकेत है वो केवल 9 है, 0 से लेकर 9 तक, फिर बाकी संख्याएं उन्हीं संकेतों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो 67 कोई प्रतीक नहीं होता। चलिए ये आ गया लंबा चौड़ा। ठीक है,
यहाँ पर आप देखिए क्या है, एक्स का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो भैया इसको लंबा चौड़ा हल करने के बजाय सबसे बढ़िया तरीका इसको हल करने का बता देता हूँ। अगर पहले से आंसर दे दिया है आपको और भी यहाँ पर एक्स डाल दिया, तो आप क्या करो, ऑप्शन ही रख के चलो। समझ रहे हैं बात को? सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑप्शन ही रख के चलना है, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करते जाएंगे तो चलिए बता देते हैं सॉल्व कैसे करना है क्या, है ना। कितना बड़ा कोई हार्ड चीज नहीं है। चलिए सबसे पहले ये सबसे नीचे वाला हल होगा, तो यहाँ पर वाला हल होगा, ये वाला हिस्सा हल होगा। चलिए अपन हल कर लेते हैं इसको। क्या रहेगा, 2x रहेगा बटे कितना रहेगा, 1 - 1 बटा, जब दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा ये 1 - x, ये तिर्यक गुणा होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 - x और प्लस कितना हो जाएगा, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसल हो गया। बराबर में कितना आ गया है, 1 आ गया। चलिए कितना आ गया मेरे पास, ये 2x बटे में 1 + 1/1 माइनस कितना हो गया, x हो गया। बराबर में कितना, 1। अब याद रखेंगे यहाँ पर चलते हैं, अगर आपका बटा का और बटा है तो बटा का और बटा है मतलब वो जो सबसे नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2x बटे 1 + ये सबसे नीचे वाला है वो ऊपर जाएगा और लिखा आएगा ये 1 माइनस कितना, x। बराबर में कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर आपका आएगा ये 2x बराबर बटे में 2 माइनस कितना जी, x बराबर कितना, 1। चलिए इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स उधर जाके क्या बनेगा, प्लस एक्स बनेगा। इधर आके वो 3x बराबर क्या बन जाएगा, 2। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2/3। तो दिस इज अवर राइट आंसर। 106 का आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो वित्यक भिन्न से रिलेटेड है। चलिए इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है। अंग्रेजी का अध्ययन, हिंदी का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी तो नहीं आएगा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, क्योंकि इसमें नाप जोक वाली बात करनी पड़ती है ना, भूगोल वगैरह है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें काम आएगा गणितीय चिंतन का आवश्यकता किसकी होगी, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में। क्लियर हो गया बात? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणितीय शिक्षण अभी क्षमता के लिए आवश्यक है। गणित की भाषा, गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ, गणितीय संप्रेषण की क्षमता और उपरोक्त सभी। ये भैया ये देखो, अगर आपको गणित अच्छे से समझना है तो ये तीनों ही चीज, गणित की भाषा ज्ञान होना चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट संकल्पनाओं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। उनका जो कम्युनिकेटिव जो स्किल्स है ना, उसका भी क्या होना चाहिए, आपका एबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो महत्तम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समविभाजक 250 और 50 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भाज्य 50 हो, तो भैया यहाँ पर एक समस्या आ गया है कि बोल रहा है किसी संख्या को 2 से क्या करने पर, भाग देने पर 50 भाज्य हो। तो भाज्य तो जिसको भाग कर रहे हैं उसी को कहते हैं। एक बार बोल रहा है किसी संख्या को, एक बार उसी को बोल रहा है 50। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक है। भले इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर देखा जाए कोसेंट इज 50 एंड रिमाइंडर इज, यहाँ पर कोसेंट लिखा भी है। देखो कोसेंट का मतलब होता है भागफल, तो ये एक्चुअल में जो भाग जो है वह भागफल लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, रॉन्ग है।
क्लियर हो गया बात? तो चलिए इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको इसके लिए उन्होंने बोनस नंबर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही क्या था, रॉन्ग छप गया था, है ना, रॉन्ग प्रिंट में हो गया था। ये भाज्य के बजाय क्या लिखना चाहिए था, भागफल लिखना चाहिए था। क्लियर हो गया बात? तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो भागफल है, उससे सॉल्व करके अगर देख लें, ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही है कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। दो यदि दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम 250 और क्या है जी 50 है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल मान लो ठीक है 50 आ रहा है। चलिए तो अपन इसको अगर राइट करके, अगर भागफल मान के अगर राइट करके बनाए, है ना, खैर इसके लिए बोनस मिल चुका है। तो ये 2, तो भागफल 50 ले लिए और शेषफल 0 है, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह तो 100 आ जाएगा भैया, है ना भाई, क्योंकि दोनों गुणा करने पर 100 को ही भाग दोगे तभी 50 आएगा। तो दूसरी संख्या होगी। अब एक बात समझो, आपको फार्मूला क्या कहता है, लघुत्तम और महत्तम को गुणा करने पर, है ना, मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू क्या जी, सेकेंड नंबर। तो चलिए क्या दिया है, 250 इंटू 50 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मिल गया मुझे 100, सेकेंड नंबर पता नहीं है। तो 0 से 0, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसल, और 25 पंचे कितना हो गया, 125। अगर वह क्वेश्चन राइट होता या भागफल दिखा होता तो इसका आंसर कितना आता, 125, लेकिन इसके लिए बोनस नंबर मिल चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पाद का 33 से ही 1/3 माने 1/3 भाग, समझिए 33 से ही 1/3% बोलने का मतलब होता है 1/3 भाग। 33 से ही 1/3 को आप लिखोगे प्रतिशत को, है ना, तो यह कितना हो जाएगा मेरा 1/3। आप करके देख लीजिए इसे, ये आ जाएगा 100/3%। अब प्रतिशत माने मैंने बोला है बटे में 100 करना है, तो 100/3 करिए गुणित 1/100 करिए, 0 कैंसल, कितना आ गया हमारा 1/3 आ गया। क्लियर हो गया बात? उसी प्रकार 50% है, 50% माने आधा, है ना भाई, 50% माने आधा। यदि दूसरा व्यक्ति रोज 1500 स्क्रू बनाता है, ठीक है, मतलब 1/2 जो हिस्सा है वो कितने को बता रहा है, 1500, 50 पे पहले व्यक्ति का, यदि दूसरा व्यक्ति रोज 150 स्क्रू बनाता है तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की दैनिक उत्पादन क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास देख लीजिए, जो रोज बनाता है कितना है, एक व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 35 से 1/3%, दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है, दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है किसी व्यक्ति के, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए इसे, दैनिक उत्पादन का 35% दूसरे के 50% के बराबर है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम समझते हैं। ये बोल रहा है, पहले का ले लिया मैंने एक्स, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, अपन कोई दिक्कत नहीं है, इसको बटे में हमने लाया बस और कुछ नहीं है। तो पहला मान लेते हैं बनाता है एक्स, कितना बनाता है जी, एक्स। दूसरा बनाता कितना है जी, वाई, ठीक है, दूसरा कितना बना रहा है अपन ले लेते हैं वाई। तो बोल रहा है कि पहले वाले का, ये पहले का है और ये क्या है, दूसरे का है। तो पहले का 33 से 1/3 माने पहले का 1/3 बराबर है दूसरे के क्या जी, 1/2, 50% के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो आप रख दीजिए, यहाँ पर मान को रख दीजिए, है ना। तो दूसरा का व्यक्ति रोज कितना बनाता है, 1500, तो दूसरा व्यक्ति को क्या माने है वाई,
तो वाई कितना बनाता है 1500, तो 1/3 एक्स बराबर 1/2 गुणित कितना रख दो 1500 रख दो भाई। ठीक है, तो एक्स का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो एक्स का मान के लिए ये कितना आएगा, ये 750 बार में जाएगा भैया। 750 गुणित 3 मतलब 75 तिया कितना हो गया, 75 तिया हो जाएगा 225 और एक जीरो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2200 क्या हो जाएगा 50। पहले जो हमने प्रतिशत था उसको बटे में कर दिया, और फिर बोला है प्रश्न ने बोला पहले जो कितना उत्पादन करता था उसका 1/3 माने 33 से 1/3%, दूसरा जो करता था उसका 50% माने 1/2, दोनों एक दूसरे क्या है जी बराबर है बोल रहा है। क्लियर हो गया बात। तो यह अनुपात समानुपात प्रतिशत कुछ भी में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 111 है। ठीक है, इस टाइप के ये लॉजिकल क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है, समझिए ये जो क्वेश्चन है हमारा ये लॉजिकल क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। देखो जैसे कि हमारे पास है ना, जरा देखते हैं, ये इसका आंसर दिया 135, मतलब इसमें कहीं भी दशमलव नहीं लगा तो 135 आ गया। क्लियर हो गया बात। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितना है 2 है। ठीक है, तो आंसर में केवल एक रहेगा, केवल कितना रहेगा एक रहेगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं 100 का अगर वर्गमूल निकाले, यहाँ पर डबल जीरो है तो कितना आएगा सिंगल जीरो आ जाता है ना, मतलब जोड़ी में देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इस हिसाब से देखा जाए तो पहले वाले का ये इसका जो है पहले वाले का 182 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं पहले फटाक से। 182.25 बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, फिर अंडर रूट कितना लगा हुआ है 1.8225 प्लस अंडर रूट में कितना लगा हुआ है 0.018225 प्लस अंडर रूट 0.000182 और कितना जी 5। ठीक है, देखिए सब में नंबर वही है, तो ये आएगा 135 पहले लिख लो। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 2, तो डेसिमल के बाद 1 उसका आधा, बीच में लगा लो प्लस, ये भी लिख लो 135 भैया। डेसिमल के बाद कितने हैं 2 जोड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया, बीच में लगा लो आप क्या जी प्लस। ठीक, उसके बाद क्या आएगा कितने हैं, ये आ जाएगा मेरा 135 आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद 1 2 और कितना है 3 पेयर, तो डेसिमल के बाद 3 होना चाहिए तो 0 पॉइंट हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा मेरा इसका भी तो आंसर 135 ही रहेगा, लेकिन कितने हैं पेयर हैं 1 2 3 और कितने 4, ये यहाँ पर क्या है 0 आएगा, दशमलव यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट। समझ में आ गया। ठीक, तो इस तरह से हमारा थोड़ा इरेज कर लेते हैं, चलिए ये आ जाएगा मेरा प्लस और ये आ जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 13 है और ये 1 है 14 आ गया, मतलब 14 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लो। यहाँ पर ये 5 है और किसी के पास नहीं है, ये 3 3 6 और 5 कितना हो गया 11, 3 और 3 यहाँ पर अब इसको काउंट कर लेते हैं, तो कितना आ गया मेरा 1.35, तो यहाँ पर डबल जीरो लगा लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये 13 पॉइंट है तो 13 पॉइंट ना है 5, उसके बाद बगल में कुछ नहीं है 0 0 लगा लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो कितना आ गया मेरा 1 3 और 5 और 0 लगा लो, फिर ये क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, फिर कितना हो गया 1 3 और कितना हो गया 5, आप इसे प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है यहाँ पर 5 5 3 8 आ गया। ठीक है, 5 3 8 1 9, पहला ही आंसर दिख रहा है आपको, 5 3 8 और एक कितना हो गया 9 और ये कितना 13 1 कितना हो गया 14, तो फर्स्ट आंसर इज अवर राइट आंसर। क्लियर हो गया बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे 120 में केवल 8 क्वेश्चन बच गए हैं। चलिए, और ये इसमें थ्योरेटिकल भी है, फटाफट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए पहचानात्मक योगात्मक रचनात्मक उपरोक्त सभी, तो 112 का जो हमारा आंसर आएगा ये सभी जो आइडेंटिफाई है डायग्नोस्टिक है ना, समेटिव फॉर्मेटिव
सभी तरीके से क्या होना चाहिए, उसका जो मूल्यांकन है, आकलन है ना, वो सभी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी छात्र को विभिन्न ज्यामितीय समतल आकृतियां देखकर सदृश आकृतियों को समूह बनाने के लिए कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा, कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, संक्षिप्तीकरण, निगमन, स्पष्टीकरण, विश्लेषण। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले तो स्पष्ट करेगा कि कौन सी आकृति क्या है। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में जानकारी विश्लेषित करेगा, एनालिसिस करेगा। पहले विजुअलाइज करेगा, देखेगा, फिर एनालाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, उसको संक्षिप्तीकरण, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और फिर उनका निष्कर्ष निकालेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर क्या हो जाएगा उसका जी, राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस ऐसा चलेगा, पहले देखेगा, विजुअल करेगा, एनालिसिस करेगा, मतलब अवलोकन करेगा, फिर क्या करेगा, उसको समूहीकरण करेगा, फिर क्या करेगा, उसको जमाएगा या निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए ये वाला देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग अगर लिखना चाहें, जो हमारा क्वेश्चन दिया है ये है अशांत दशमलव से संबंधित है। ठीक है, अशांत दशमलव को अगर हमको क्या करना है, बटा में बनाना है। ठीक है, तो इसका जबरदस्त ट्रिक है, 0 पॉइंट क्या दिया है, 23, वही बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 3 बार का ही वो दिया हुआ है क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना रहता है, ये सारे डेसिमल और ये बार वगैरह को छोड़ दो, उस नंबर को लिखो जो बन रहा है। तो 023, बीच में क्या लगाना है आपको, माइनस लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि डेसिमल के जस्ट बाद बार तो स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। तो आपको क्या करना है, मतलब जो बार शुरू हुआ है उसके लेफ्ट साइड में जो नंबर है उस नंबर को आप ये करिए, मतलब जिस पर बार लगा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी नंबर को लिखना है डेसिमल हटाकर। तो कितना बन गया उसका, 0 डिवाइडेड बाई, ठीक है ये ट्रिक है, डिवाइडेड बाई डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 के बाद, तो 1 के बाद उतना 0 लगा लीजिए, 1 तो आएगा कंपल्सरी, फिर डबल 0, बीच में लगाना है माइनस, फिर 1 लिखना है। अब ऐसा नंबर चॉइस करना है जिसमें डेसिमल के राइट साइड में जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं, मतलब यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना माइनस होगा, केवल 1 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा मेरा 23 बाई कितना आ जाएगा, ये 99। तो 23 बाई 99 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए शॉर्ट में ऐसा बनाते हैं उसको, 115 है। अब अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं हम, मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ए अपना व्यापार 85,000 से शुरू करता है, कुछ समय बाद बी उसे 42,500 से जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए जुड़ा था। तो याद रखेंगे जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है, ये साझा से संबंधित है, पार्टनरशिप का, तो उसमें ये कहा जाता है कि किसने कितना पैसा लगाया और कितने समय तक लगाया, उनको गुणा करेंगे। तो इसका हमारा सूत्र ऐसा बनता है ना, जो हमारा प्रॉफिट का जो रहता है, तो P1 इंटू T1 रेशियो P2T2, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है लाभ का, एन 1 इसके बराबर हो जाएगा, 3 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो पहले ने कितना ये किया था देख लो, 85,000 गुणित कितने समय के लिए, 12 महीने, पूरे साल भर का महीना में, है ना। ठीक, उसके बाद अनुपात महीने में लेते हैं इसे चलिए उसके बाद क्या दिया है, P2 42,500 गुणित पता नहीं, तो x ले लिया, बराबर मैंने क्या ले लिया, 3 अनुपात कितना ले लिया, 1 ले लिया। डबल 0 है, इसके पास भी डबल 0 है, क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 425 का देखें डबल, तो कितना होता है मेरा, 850 होता है। ठीक है, तो ये 12 दोने कितना हो गया, 24 अनुपात, यहाँ पर क्या बचेगा, x बराबर 3 अनुपात कितना जी, 1। तो ये अगर समझ लें थोड़ा, अगर इसको नॉर्मली तरीके से समझ जाए, 1 का ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना,
तो बराबर है, तो किसका 3 गुना 24 होता है? तो सीधी सी बात है, ये कितना हो जाएगा जी? 8 का, है ना? तो ऐसा भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको अरे सामान्य में नहीं जाना है तो ऐसा बनाओ फिर, आखिर वही चाहेगा, है ना भाई? 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 8 आ गया। एकदम सामान्य तरीके से समझना है गणित को, है ना? तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? बांटा गया तो बी कितने समय के लिए जुड़ा था? तो बी कितने समय के लिए जुड़ा था भाई? सीधी सी बात है, 8 महीने के लिए जुड़ा था। क्लियर हो गया पार्टनरशिप। चलिए, परिधि की संकल्पना, परिधि किसको बोलते हैं भाई? परिधि किसको बोलते हैं पहले ये समझो। परिधि होता है जो, हाँ, ये हमारा वृत्त है समझ लीजिए, ठीक है? वृत्त का क्या बनता है? जो बाहरी लाइन है उसी को परिधि कहा जाता है। क्लियर? वृत्त के बाहरी जो लाइन है ना, उसी क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। कि उसका कॉन्सेप्ट के बारे में किसी छात्र के समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे, है ना? उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? छात्र को दी गई लंबाई के आयत का परिधि ज्ञात करने के लिए प्रश्न देकर, छात्र को धागे का टुकड़ा और समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर, छात्रों को पूछना दो दिए गए समतल वस्तुओं में से बताएं किसकी परिधि अधिक होता है। उपरोक्त सभी, तो 116 का जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हमारा होगा बी। या उसको धागे का टुकड़ा और समतल वस्तु देकर परिधि ज्ञात करने के लिए बोलेंगे, है ना? तो उसको ज्यादा समझ में आएगा कि वो पूरा क्या होगा, नाप के देखेगा, है ना? पूरा धागे को क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, लपेटेगा, देखेगा, और वो कितना लंबा है। मतलब मैंने यहाँ पर एक परिधि ऐसा उसने धागा को लपेटा, अब धागा तो चीज है वो खुल जाएगा, ये लंबा आ गया, मतलब जितनी लंबाई है वही उसका परिधि है, ये उसको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से क्या है, 15 अधिक है। तो चलिए, तीन लोग हैं तो पहले तीन निकाल लेते हैं भैया। तो तीन अपन पहले मानते हैं एक्स, ठीक है, वाई और क्या ले लिया, जेड। पहले दो का औसत, औसत मतलब जोड़ के आधा करना, क्योंकि दो ही लोग हैं। तो एक्स धन वाई बराबर बटे दो, ठीक है। फिर बोला है दूसरी और तीसरी, तो वाई और जेड का औसत माने बटे में दो कर लिए, ठीक है। से 15 अधिक है, मतलब ये जो पहले जो औसत निकाला पहला दूसरा का, वो 15 ज्यादा है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिखेगा, 15 का दिखेगा। क्लियर हो गया? तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा, पहली और तीसरी संख्या क्या निकालना है जी, अंतर निकालना है। तो चलिए, कुछ नहीं करना है हमको, पहले हल तो कर लें। कितना आ गया, दो, यहाँ पर आएगा बटे में जो रहेगा वही रहेगा, तो यहाँ पर आ गया एक्स माइनस वाई, माइनस दोनों के लिए, तो ये आ जाएगा माइनस वाई और माइनस जेड हो जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा जी, 15, वाई से वाई क्या हो गया, कैंसल हो गया। एक्स माइनस जेड बटे में दो, बराबर कितना हो गया, 15, दो इधर गुणा होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स माइनस जेड बराबर कितना आ गया, 30। तो इस तरह से एक्स पहला संख्या था, जेड तीसरा, पहली और तीसरी का जो अंतर है ना, वह कितना होगा, 30 होगा। लेकिन 30 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ एबोव। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक वर्ग के चारों भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज 200, 400, 600 व 800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है, तो उसका वर्ग के चारों ओर का औसत वेग होगा। ये हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है।
ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसा है, एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास समान दूरी को अलग अलग चाल से चले, है ना भाई, समान दूरी को क्या करता है, अलग अलग चाल से चलता है, इस प्रकार का एक प्रश्न आता है। तो चलिए बनाएंगे इसे। सबसे पहले तो एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग के बारे में खासियत यह है कि चारों भुजा बराबर होती है, मतलब चारों दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब इसको खोल लीजिए जरा, तो खोलेंगे तो 1 2 3 और 4 बराबर भागों में बढ़ गया, मतलब 4 बराबर दूरी हो गई। एक को 200 चल रहा है, 200, एक को 400, एक को 600 और एक को क्या जी, 800। तो जब हमारे पास दूरी समान रहे, है ना, और चाल अलग अलग रहे, तो उसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या कहता है कि औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड ये कहता है कि कितनी दूरी में बटा हुआ है बराबर, तो 4, तो 4 कर लेंगे, गुणित अलग अलग चाल का मान है उनको गुणा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 200 गुणित कितना हो जाएगा, 400 गुणित 600 गुणित 800। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। 4 दूरी बराबर दूरी में बटा है तो 4 गुणा करेंगे, अलग अलग चाल जो है उनको गुणा करेंगे। उसके बाद हमें एक बड़ा लंबा चौड़ा सा दिमाग रखना है, लेकिन ये इजी है। 4 चीजें, 4 वेग है, एक एक बार एक एक वेग को क्या करेंगे, स्किप करेंगे, छोड़ते आएंगे, अब बाकी 3 लोग का गुणा करके जोड़ देंगे। इसका मैं तात्पर्य बताया, पहले 200 को छोड़ देते हैं, तो क्या बचा, 400 गुणित 600 गुणित 800, बीच में क्या लगेगा आपका, प्लस। फिर एक बार 400 को छोड़ दीजिए, तो आ गया 200 गुणित 600 गुणित 800, बीच में क्या लगेगा, प्लस, ठीक है। उसके बाद एक बार 600 को छोड़ दीजिए, तो आ गया 200 गुणित 400 गुणित 800, प्लस एक बार 800 को छोड़ दीजिए, तो आ गया 200 गुणित 400 गुणित 600। तो ये एक एक बार है छोड़ना है, ठीक है, चारों को, क्योंकि 4 लोग हैं, 3 होता तो 3, तो यहाँ पर 4 की जगह 3 आता और ये लोग 3 गुणा होते। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लंबा चौड़ा है, तो हम यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक ये है कि सबके पास, ये देखो, ये सबके पास 6 6 जीरो है, 6 जीरो है, मतलब एक के बाद कितना जीरो लगा सकते हैं, 6 जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 4 गुणित कितना आ गया, ये 200 गुणित 400 गुणित, है ना, गुणित में आ जाएगा मेरा 600 गुणित कितना, 800, ठीक है। और बट्टे में हमको करना है, सबके पास 6 जीरो निकाल लिए, है ना भाई, तो 6 जीरो जब निकाल लेंगे हम, ठीक है, 6 जीरो सबके पास क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो ये बचेगा, एक के बाद कितना जीरो लगा लो आप, 6 जीरो। यहाँ पर बचा 4 6 8, 4 गुणा 6 गुणा 8, प्लस नेक्स्ट में क्या बचेगा, 2 6 और 8, प्लस नेक्स्ट में क्या बचेगा हमारा, 2 4 8, नेक्स्ट में क्या बचा हमारा, 2 4 6, ठीक। अभी भी और कॉमन निकल लेगा, लेकिन सबसे पहले जीरो कैंसिल कर दें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, चला गया, कितना आ गया मेरा, 4 गुणा 2 गुणा कितना आ गया, 6 गुणा ये 800 का जीरो बचा हुआ है बस। अब देखो यहाँ पर 2 2 2, सबके पास 2 3 बार है, 3 3 बार है, मतलब 2 3 बार कॉमन निकलेगा। जब 2 3 बार कॉमन निकलेगा मतलब वो सीधा 8 निकल रहा है, समझ लो। यहाँ बचेगा मेरा 2 गुणित 3 गुणित 4, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 1 गुणित 3 गुणित 4, प्लस नेक्स्ट वाला क्या बचा, 1 गुणित 2 गुणित 4, प्लस नेक्स्ट वाला क्या बचा, 1 गुणित 2 गुणित 3। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। अब 8 को काट दीजिए 100 बार में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 गुणित 2 गुणित 6 गुणित 100, ठीक है, बटे में कर लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा 2 3 6 चौक 24, प्लस 4 3 12, प्लस 4 दूने 8, प्लस 3 दूने 6, और ये आ जाएगा 4 गुणित 2 गुणित 6 गुणित 100,
बटे में आएगा 50। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा हमारा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणित अलग से जो 4 लिखा हुआ है वो हम भूल गए हैं। अच्छा, 4 2 6, फिर ये बीच वाला जो 4 है वो भूले हुए हैं यहाँ पर, तो उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये गुणित में आएगा 4 आपका। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर जाएगा 50 से कम 50, 50 का कितने बार में जाएगा, 2 बार। ठीक है, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 अट्ठे कितना हो गया 64, गुणित कितना 6, तो 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 6 चक्कर 36 और 2 38। तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा हमारा, 384 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ये, भले ये इसका इजी, ट्रिक इजी है, सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा क्या है, बड़ा बड़ा नंबर है इसलिए कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 119, प्राथमिक छात्रों को उनके कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने की असमर्थता का अधिक प्रसंभाव्य कारण है। गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। प्राथमिक छात्र सहसा गणितीय ज्ञान पुनः स्मरण करने में असमर्थ होते हैं। ज्ञान संसाधित करने में छात्रों को कठिनाई होती है। शिक्षण विधियां उचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। ठीक है, असमर्थता का कारण यह है, गणितीय ज्ञान का मूल है वह संकेतों पर आधारित है। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का ये। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2017 के जो टीटी हुए थे, है ना, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्या। तो जो इसमें का हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारा दिया है, तो वो हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर हमने 2019 में जो टीटी हुआ था, है ना, उसके हमने यहाँ पर जो मैथ्स के जो पोर्शन है उसके सभी क्वेश्चनों को क्या कर लिया हमने, हल कर लिया है। 30 क्वेश्चन आते हैं पार्ट, फोर्थ पार्ट में मतलब 91 to 120 रहता है। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, जो कि 2022 जनवरी में एग्जाम हुआ था उसके बारे में दिया है। तो उसको अगर नहीं देखे होंगे तो अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ना, उससे आप जाके उसको देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।